बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात हर रोज ही आपको खबरों की जीनत बने हुए नजर आते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब साथ ही अपने लोगों से कुछ नाराज भी नजर आते हैं। नाराज क्यों ना हो जनाब, दिसंबर करीब आ रहा है लेकिन लॉन्ग मार्च के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे। दोनों पार्टी बयानात तो खूब दे रही है लेकिन लगता कुछ यूं है कि दोनों पार्टीज अपने अपने तौर से इलेक्शंस की तैयारियों में मसरूफ हैं। और आगे हकीकत भी ऐसा ही है कि जब आपकी गवर्नमेंट के पास बहुत कम वक्त रह गया है तो इतने में क्या लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी अपनाना ठीक है या नहीं, या फिर आगे इलेक्शंस की तैयारियां होनी ही हैं। तो फिर जब इलेक्शंस की तैयारियां ही हैं तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं और ये बयानबाजी किस हवाले से। दूसरी तरफ जो हो रहा है जनाब, सब जानते हैं बड़ी शर्मनाक बात है, हल्का NA 133 में नोट दो और नोट लो और वोट दो की सियासत चल रही है। एक तरफ वोट को इज्जत देने की बात की जाती है, दूसरी तरफ 2-2 हज़ार रुपए में 2-2 हज़ार रुपए में वोट बिक रहे हैं जनाब। और कुछ बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली, महंगाई थी, पेट्रोल के मसाइल थे और साथ ही साथ गैस का बहरान भी हमें नजर आ रहा है। क्या होने जा रहा है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सादिक रिजवी साहब, आप तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे आज आसिफ बाजवा साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। सादिक, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। इतना सब कुछ हो रहा है कि जब जबान भी कहते कहते जो है वो कुंद पड़ जाती है। क्या हो रहा है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में? मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान तो बहुत आते हैं लेकिन लग रहा है आपको कुछ होने जा रहा है? अभी तो ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में एक कई सालों से, पिछली 3 आप दहाइयाँ देखें कि आपस में एक दूसरे के बहुत टफ कंपेटिटर्स रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना एक बहुत टफ काम भी है। मौलाना फजलुर रहमान को हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे लग रहे हैं। हाँ, बेचारे उनको, मुझे ऐसा लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि कहीं जगहों पे वो इस्तेमाल भी हो जाते हैं। वो जितना हमें तेज दिमाग के और शातिर लगते हैं बेचारे, मुझे कभी कभी उन पर तरस भी आता है कि वो दूसरों के हाथों शायद इस्तेमाल हो जाते हैं। वरना जब हो जाते आपस हैं, इस दफा खास तौर पे हो गए। इमरान खान की हुकूमत में तो लगा है कि उनको अच्छी खासी दफा घुमा फिरा कर कई कई जगहों पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, मुझे तो ये कहीं भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अगर होना होता तो पहले हो जाता, क्योंकि ये एक अभी रिसेंट पास्ट में एक एग्जाम्पल रही है कि इस्लामाबाद को लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, क्या क्या बातें हुई थी, और मौलाना फजलुर रहमान बेचारा अपने फिर बोरिया बिस्तर लेकर मायूस होकर अकेले लौटे थे। दूसरी पार्टियां तो वहां तक पहुंची वो भी नहीं थी। सर्दियां थी, वो भी ठंड का सर्दियां थी। मौसम था। ये मेरे ख्याल से कारकुनों के लिए एक अच्छा उनको शायद मार्केटिंग का एक अच्छा टूल होता है कि आप आ जाएं, गर्मी तो होगी नहीं, आराम से बाहर सो जाइएगा, कोई मसला लेकिन नहीं इस वक्त होगा। तो मारगला की पहाड़ियों पे बर्फ गिर रही होगी भाई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनका ओवरऑल अगर PDM का भी मुस्तकबिल देखा जाए या उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये बहुत कोई टफ टाइम नहीं दे सके इमरान खान की हुकूमत को। PTI की हुकूमत अभी बेसिकली जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान को ले आई है, तो PDM का जो रोल होना चाहिए था, डेमोक्रेटिक अलायंस आपने बनाया हुआ है, तो असल में डेमोक्रेटिकली ही आपने उनको टफ टाइम देना था, एक अच्छी अपोजिशन का आपने किरदार अदा करना था। लेकिन अगर आप आपस की सियासत को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपनी पार्टी की जो डिफरेंसेस हैं उनको ही दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो लाजमी बात है इसका फायदा हुकूमत को भी हुआ है। पहले से वीक हुकूमत जो अवाम की तनकीद की जद में आ चुकी है, बुरी तरीके से अवाम ने आड़े हाथों लिया हुआ है इस वक्त हुकूमत को, उसके बावजूद अगर अपोजिशन इस वक्त फाल नहीं है तो ये बहुत बड़ी नाकामी है मेरी नजर में। और हम ये माजी में देख सकते हैं कि माजी में अपोजिशन ऐसी भी हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उलटने का बाइस बनी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। सर, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर, फजलुर रहमान साहब की बातें बहुत सामने आती हैं, रहनुमाए हमारे बड़े प्यारे रहनुमाए, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का क्या सिलसिला है सर? होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर तो आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो जो PDM है उसके प्रेसिडेंट है और उनकी बात की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन जो बात आप करते हैं ना कि लॉन्ग मार्च के मुतल्लक, तो इस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च उस वक्त किया जाना चाहिए जब उसके खातिर खा नताइज सामने हो। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हुई तो इस्तीफों के मुतल्लक आके इख्तलाफात आए।
कि वो कहते थे कि इस्तीफे देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती थी, फिर दूसरी बात आ गई कि जी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की बात आ गई। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ था कि अगर हमारे पास ये नंबर गेम है, जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस है ना सरा गौरी साहबा, ये नंबर गेम का मामला है। अगर हमारे पास नंबर पूरे नहीं होंगे तो हम किसी सूरत भी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नामुमकिन करना चाहते हैं, और क्योंकि इसलिए कि वो कामयाब नहीं होगी। अभी आपने देख लिया चंद दिन पहले कि जॉइंट सेशन में जो जिस तरह के हालात थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके नाराज थे, लेकिन वोट अल्टीमेटली उन्होंने उनको दिया। और इससे पहले भी 2 दफा नेशनल असेंबली में वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूव की गई डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, लेकिन वो दोनों दफा ही वापस ले ली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ ये है कि जब तक सारी पार्टियां एक ही नुक्ते पे आके अपना फैसला सादर ना करें, उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर जो बात लॉन्ग मार्च की है, इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब जलसे किए, और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs MNAs तमाम लोग अपने अपने हलकों में जो छोटे छोटे जो वर्कर्स कन्वेंशन है, वो अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए हर जगह पे हम वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। हम अपने वर्कर को मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि अगर ये फैसला हो जाए PDM में कि हमने लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है, तो हम करेंगे लॉन्ग मार्च। अच्छा सर, मैं अपने समझने के लिए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे समझा दीजिएगा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जाहिर सी बात है, PDM को की सरबराही कर रहे हैं और आप उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और उनकी बात भी मानी जाती है। जब वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं और आपने अभी बिल्कुल अलग मौकफ दिया है, आप कह रहे हैं जी हम अभी उस हक में नहीं है, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि PDM जो है वो ज्वाइन होके बात कर रही है, उनका मौकफ एक है? हाँ, देखिए ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जमहूरी रवायत ये है कि अगर किसी भी कोई अलायंस तरतीब दिया जाता है या किसी के साथ कोई जॉइंट वेंचर किया जाता है, तो तमाम जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम जो जमायतें हैं, उनको हक हासिल है कि वो अपना मौकफ दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौकफ ये है, बीइंग मेंबर, वो कहते हैं कि हमें रिजाइन भी करना चाहिए असेंबलियों से और इस्तीफे भी, अपना लॉन्ग मार्च भी करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौकफ है, पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ था, और PDM की दूसरी तमाम जमातों का हर किसी का अपना मौकफ है। काम तो फाइनल वो होगा जिस नुक्ते पे तमाम पार्टीज एग्री कर जाएंगी, या तमाम पार्टीज एग्री ना भी करें, तो जमहूरी रास्ता ये है कि वोटिंग होगी। अगर फर्ज करें 10 जमातें हैं तो 6 कह दें कि ये लॉन्ग मार्च होगा, 4 कह दें नहीं होगा तो फिर होगा, और जो कहेंगी नहीं होगा उनको भी बात मानना पड़ेगी। ये है जॉइंट वेंचर, ये है बिल्कुल सही है आसिफ बाजवा साहब, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि आपकी मेजॉरिटी है और जो मुस्लिम लीग नून कहेगी उसी का ही पल्लड़ा भारी होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इस बात ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम असेंबलियों में, बिलखसूस पंजाब और नेशनल असेंबली में एक बहुत बड़ी पार्टी है, और यकीनन जिस पार्टी के ज्यादा वोट होंगे, जो जितनी बड़ी पार्टी होगी उसकी उतनी ज्यादा बेहतर स्ट्रांग पोजीशन होगी किसी भी अलायंस में। लेकिन एक बात यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर नाकाम हो चुकी है, उनके वर्कर्स इतने मायूस हैं, उनकी MPs MNAs आज भी देखें, आज भी उनके एक MNA साहब ने अपनी ही पार्टी के मुतल्लक उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी करप्ट हुकूमत है। नेशनल असेंबली में उन्होंने ये जो MNA साहब है इधर से खुशाब से या सरगोदा से उनका मौक़िफ़ शायद आपने सुना हो, ये तमाम चैनल्स पे वो चल रही है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्ट लोगों का टोला है। जी जी, आसिफ बाजवा साहब इस पे भी आएंगे, इस मुद्दे पे भी आएंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम है और आप भी यकीनन हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। यानी कि कहने का मकसद ये है सादिक के परिंदे उड़ रहे हैं PTI के जो है वो शजर से, लेकिन सवाल वही है, मुझे शायद कोई बात समझ में नहीं आई। कह रहे हैं कि जी अपना अपना जो मौकफ होता है, किसी का अपना ही अपना मौकफ होता है, तो फिर अलायंस क्या चीज होती है? मैं समझना चाह रही हूँ चीज मेरी का। खुद भी समझ में नहीं आ रही कि अगर मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट हैं तो उनकी इतनी से क्यों नहीं है फिर पार्टी में, और जब वो कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएं और असेंबली को छोड़ दिया जाए,
तो इस बात पे पिछले एक साल से ज्यादा इस बात को हो गया, तो अमल क्यों नहीं हो रहा? अब तक कंसेंसस हुआ क्यों नहीं? फिर आसिफ साहब खुद भी कह रहे हैं कि नहीं, फिर अलायंस नहीं होना चाहिए, या तो अलायंस नहीं होना चाहिए। यही मेरी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, खास तौर पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस हम अभी फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इन्फ्लेशन नाम रख दिया लोगों ने पीटीआई का। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में जब हुकूमत घिरी हुई है, उसके बावजूद जब सारी पार्टियां ये क्लेम कर रही हैं 1 साल से 1.5 साल से कि हम जो है मुत्तहिद हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस है हमारा, उसके बावजूद भी आप टफ टाइम नहीं दे पा रहे उनको। जब आप नंबर गेम्स ही पूरे नहीं कर पा रहे, जब ये एक नाकामी है मेरी नज़र में, तो ये एक सेंसलेस सी बात लगती है कि मतलब हम धरना देंगे, अगर हमारे पास सीट कंसेंसस हो गया तो धरना देंगे। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? कोई एक रीजन तो उसका देना चाहिए ना पार्टीज को, खासतौर पे पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को। क्या ऐसा रीजन है कि आप धरने की तरफ नहीं जा रहे? आपको नहीं लगता कि इस वक्त पब्लिक आपके साथ खड़ी है? जो महंगाई का इस वक्त मुल्क में तूफान है, आम आदमी पीटीआई के साथ नहीं खड़ा हुआ। पीटीआई के साथ सिर्फ पीटीआई के वही लोग खड़े हैं जो शुरू से इमरान खान की, आप एक तरीके से कह लें, शख्सियत परस्त जो लोग थे, वो इमरान खान की पर्सनैलिटी के जो। लेकिन सादिक, अगर 22 में इलेक्शन हो जाते हैं या उससे पहले हो जाते तो मरियम नवाज साहिबा तो फिर एलिजिबल नहीं होती ना उसके लिए। मरियम नवाज अगर ना भी हो तो पीपल्स पार्टी खुद एक बहुत बड़ी जमात है, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। शहबाज शरीफ का ऑप्शन है, दूसरे आप अभी ये देखें ना, पूरा पॉलिटिकल अच्छा लगे तो फिर, हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा एक अभी हमारे सामने ऐसा है कि नवाज शरीफ की जो अभी जो ऑडियो लीक आपके सामने हमारे सामने आई है, तो लाजी बात है, ये बिग गेम्स हैं, बड़े गेम्स हैं। कोई लोग ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में हैं जो अब वो मामला भी क्लियर करना चाह रहे होंगे। ये अचानक से क्यों सिलसिला शुरू हुआ है? ये वाली लीक, वो वाली लीक, ऑडियो लीक, वीडियो लीक। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की यही तो इनकी तरीका ही यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारे सिविलियन जो हुक्मरान हैं, उनको किसी न किसी काम में उलझा कर उसके बाद जब उनको लगता है कि ये चीज अब हमारे हक में बेहतर है तो उनको फिर वापस ऊपर ले आते हैं, वरना कोई। अच्छा, आपको लगता है कि अंदर से मुलाकातें सबकी हो रही हैं? ऑब्वियसली होती है। सियासत में दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, और माशाल्लाह से नहीं, मुझे लगता है होते होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो भी अभी जो ये लीक्स इतनी ज्यादा आ रही हैं, अपनी तर्ज की वो भी सियासत ही करते हैं। ये भी एक सियासत ही है। ठीक है, बिल्कुल खुलते होंगे, सबसे मुलाकातें होती होंगी, पाकिस्तान से बाहर भी मुलाकातें होती होंगी, बिल्कुल। ये क्योंकि एक बात तो सुना, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि पावर सेक्टर में बैठे हुए लोग, पावर सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक नहीं, लेकिन जो पावर या ऐवानों में बैठे हुए लोग या उससे भी ज्यादा ताकतवर जो लोग हैं, उनकी समझ में ये बात आ चुकी है कि पीटीआई से ये मुल्क नहीं संभलने वाला। चलिए जी, आसिफ बाजवा साहब की तरफ चलते हैं। आसिफ बाजवा साहब, NA 133 की बात कर रहे हैं, आपके बहुत चांसेस थे, हैं भी, अभी तो होने वाले हैं, तो चांसेस बड़े थे आपके, आप लोग की अक्सरियत भी नजर आ रही है, उसके बावजूद ये स्कैंडल सामने आ रहा है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि जब आप जाएंगे थोड़ा पीछे, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो 95,653 वोट तकरीबन लिए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस नशिस्त से। बिल्कुल। और इसके बाद जो इस वक्त असलम गिल साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनके 5,636 या 40 तरह के, इनके 5,600 कितने इनके थे, नंबर 3। अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में नहीं है। टेक्निकल जो उन्होंने अपना किया और उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए। अब देखना ये है कि एक बहुत बड़े मार्जिन से हम जीते थे उस वक्त, और आज जबकि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया, मीडिया पर भी सारी बातें चल रही हैं, इमरान खान के झूठ जो है एक्सपोज हो चुके, इमरान साहब का कि वो मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, 200 के मैं तो वो सारे ये वो उन्होंने कहा मैं 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, इस तरह की बातें की, वो सब की सब झूठी हुई। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, पेट्रोल भी महंगा है। सर, NA 133 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा,
टैक्स कहते थे कलेक्ट मैं करूंगा, मैं एक माह में सारी करप्शन खत्म करूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं 100 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। इन्होंने कहा मैं पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा। सर उसको छोड़ दें, वो 2000 के वोट पे आ जाते हैं, वो क्या सिलसिला है, वो मुझे मैं समझना चाह रही हूं। जी जी। तो अब चूंकि हमारे खिलाफ तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के जितने परसेंट 5,500 उनके वोट थे। अब हमें जरूरत क्या महसूस हुई कि हमने इतना घिनौना और गंदा काम करना था। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ साजिश है और ये किसी साजिशी ने प्री प्लान करके हमारे खिलाफ बदनाम करने के लिए ये काम किया है। और मेरी इल्तिजा है जो अरबाब इख्तियार है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, डीजी साहब है, आईजी साहब है, डीसी साहब है लाहौर के, इलेक्शन कमीशन है, FIA है, एंटी करप्शन है, सबका मामला है। ये इसकी तहकीकात करें और अगर हमने या हमारे किसी वर्कर ने ये ऐसा काम किया तो उसको बिल्कुल नंगा करें और उसको सजा दी जानी चाहिए। कतई तौर पे माफ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इस पे बड़ा सख्त एक्शन ले और जो असल लोग हैं उनको ढूंढ। बहुत पॉजिटिव बात की सर आपने, बहुत पॉजिटिव बात की आपने। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी सादिक रिजवी साहब। बाजवा साहब ने कहा कि बड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए जिसने भी हरकत की है, क्योंकि हम तो वैसे भी मुनज़्ज़म थे, हमारे खिलाफ साजिश की गई है। सजा बिल्कुल देनी चाहिए अगर कोई चीज़ गलत हुई है। पैसे देकर आप, पहले भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, पता नहीं कितनी वीडियोस कितने वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को रुकना चाहिए। अभी सारे शिकवे गिले यही हैं कि अभी जो हुकूमत वक्त है उनके हाथ में चीज़ें हैं। अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है मामला, नादरा को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, 10 डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्टिगेशन फैला दिए। रिजल्ट आए, क्लियर कट बताएं हुआ क्या है, क्या इशू था, क्या किसने वीडियो बनाई, कैसे लीक की। एक तो हमें ये भी समझ में नहीं आता कि ऑडियो वीडियो लीक करने वाले लोग कौन है। मतलब पता तो चले कि ये बीच में मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं कौन। अब नून लीग ये कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, कभी PTI वाले कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। कोई तो नाइंसाफी कर रहा है बीच में, हमें बेसिकली उसकी तरफ ही फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो इशू यही है कि हर आदमी सिर्फ अपना मुफाद देख रहा है। कोई भी एक पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी, चाहे नून लीग हो, अगर उनका उल्लू सीधा होता है उसके बाद वो भूल जाते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, उनका भी यही होता है, यार हमारे मामले ठीक हो गए, बाकी सब चीज़ें गई भाड़ में। अभी भी यही मामला है कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर ऐसी मैनेजमेंट की जाए, ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की जाए कि आपके अलावा दूसरों के लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आता है, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही थी तो इन्हें 133 में ही अप्लाई कर देते, एक छोटी सी जगह पे ही अप्लाई कर देते। मेरे ख्याल से इनको अभी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर, दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि वो मशीन हैक ना हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है उसकी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो उसकी नेगेटिव साइड्स होती है। अच्छा चले एक बात करते हैं इस पे भी। इकबाल सान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर बात हो रही है कुछ NA 133 के हवाले से, जहां से एक वीडियो भी लीक हुई है। क्या हो रहा है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग किस तरह से होती है पाकिस्तान में? ये एक सवाल उठ गया, अब तो क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल है ये सवाल तो जब से पाकिस्तान बना है जब से उठ रहा है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पर लोगों को कायल करने की कोशिश करती रही है और आज तक उनकी जद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है, अवामी राज की बुनियाद जो है उसको ईमानदारी से रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है, कोई भी हुकूमतें आई हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी अंदाज में, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 18 महीने में ख़त्म किया गया, कभी 36 महीने में ख़त्म किया गया, कभी मियाँ साहब की हुकूमत का टाइम पूरा नहीं होने दिया गया, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो जब आप अवामी हुकूमतों को और अवामी नुमाइंदों को फ्री हैंड देकर उनको काम करने का मौका नहीं देंगे और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में उनके ऊपर प्रेशराइज उनको करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में डेमोक्रेसी परवान नहीं चढ़ेगी। और जब डेमोक्रेसी परवान नहीं चढ़ेगी और जो लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो RTS बिठाते हैं, जो मशीन के जरिए, EVM मशीन के जरिए इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने RTS बिठाया, जो शॉर्टकट अजीज को लेकर आए। तो ये सारे वही लोग हैं और ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत पर है। और अगर ये अब भी लोगों को खान साहब को लाने के बाद भी समझ नहीं आ रही
और वो एस्टेब्लिशमेंट की आबियारी में इस तरह के पौधे पैदा करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो सिर्फ तब्दीली कैसे मुमकिन है? कौन तब्दीली लाएगा? सियासतदान लाएंगे? ब्यूरोक्रेसी लाएगी? तब्दीली इस मुल्क में आप और मैं ला सकते हैं जो सिर्फ रोजी रोजगार के चक्कर में लगे हैं। हमारे मुल्क में आवाम जो है वो रात सोती है तो उसको सुबह के नाश्ते की फिक्र होती है, फिर दोपहर के खाने की और रात की, और फिर स्कूल के बच्चों की फिक्र होती है, तो घर के किरायों की फिक्र होती है। वो आवाम को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि याद होगा 25 पैसे अयूब खान के जमाने में चीनी में इजाफा हुआ था, 25 पैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था। अब तो यहाँ डेली सैकड़ों रुपए का अब चीजों में इजाफा हो रहा है, 200%, 500% इजाफा हो गया है। लेकिन लोग जो कि अपने पेट को पालने में लगे, इतना महंगाई का बुरा हाल है कि लोग जो है अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरे करने में इतना मगन है कि उनकी दूसरी साइड पर उनको पता ही नहीं है कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है, हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और अब मुल्क में ये लोग आपने देखा होगा शहर कराची जैसे शहर में लोगों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी। तो ये मौजूदा हुक्मरानों के लिए लंबा फिक्रिया है, ये तभी ठीक होगा जब इस मुल्क के आवाम को ये बात समझ आएगी कि हमने जमहूरियत पसंद ताकतों को मजबूत करना है और उनके साथ खड़ा रहना है। सियासी जमातें तो देखिए नारा लगाती है, आवाज लगाती है, वो कहती है जनाब उठे उठे, वर्कर पॉलिटिकल वर्कर उठता है, निकलता है, एहतजाज करता है, मुजाहरे करता है, जलसे में जाता है, रैली में जाता है, लेकिन आवाम का इंटरेस्ट, अवामी पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है जिस अंदाज में होना चाहिए। लेकिन सर माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसा क्या हुआ कि एक नई पार्टी को लोगों ने इतने वोट दे दिए? आप लोगों को क्यों वोट नहीं दिए इतने तो ज्यादा? आप कहती है ना एक नई पार्टी को इतने वोट दे दिए, खान साहब तो कहते हैं मैंने 22 साल की जद्दोजहद की है, वो या तो फिर नई पार्टी नहीं है, फिर 22 साल की जद्दोजहद झूठी है। फिर 22 साल के अंदर उनको ये समझ आ गया कि मैंने किसके पैर पकड़कर हुक्मरानी करनी है। हम तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनको अवाम ने वोट दिया। अगर अवाम ने वोट दिए होते तो शायद इनको अवाम का दर्द होता, लेकिन जो अवामी वोटों से आता है उसको अवाम के दुख और तकलीफ का पता होता है, क्योंकि उसे दोबारा अवाम के पास जाना है। चूंकि इन्होंने अवाम से वोट ले लिए, इन्होंने दोबारा अवाम के पास जाना ही है, इन्होंने फिर उस दरवाजे पे जाना है जो इनको लेकर आए। इनको अवाम का दर्द नहीं है, इसलिए जो है पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, आटा, दाल, चीनी, हर जरूरियात जिंदगी की कीमतें कहाँ जा रही हैं। इनको अगर दर्द होता अवाम का तो शायद इस मैच पर ना पहुंचते। कि हुक्मरानी में आने से पहले तो कहते थे जनाब महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है, वजीर आजम चोर होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम, डॉलर है तो वजीर आजम चोर होता है। कम से कम खान साहब की इस बात से मुत्तफिक है। चलिए जी आगे सर हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा लाइन पे। सादिक रिजवी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपको नहीं लगता बाज़-औक़ात के इमरान खान साहब मासूम भी हो गए थोड़े से? मतलब जज्बातियत में बयान दे दिए जिसको सब कह रहे हैं कि जज्बाती हो गए, आइडियलिज्म पे हद पे आ गए वो ना। आज उनका खान साहब का एक बयान सामने आया था कि एक तकरीब हुई थी, उसमें मौजिज जज साहिबान मौजूद थे और वो नवाज शरीफ साहब का जो मामला हुआ था और आला अदलिया मौजूद थी और तो खान साहब को आज उस पर होश आया और आज वो बयान दे रहे थे कि ये क्या हो रहा है। दिनों बाद ना तो अंदाजा ये होता है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, क्योंकि हम भी इमरान खान को काफ़ी टाइम से नोट कर रहे हैं कि उनकी सियासत क्या है, कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस वक्त के साथ साथ आ रहे हैं। खान साहब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तंजिया हो गए हैं और उनको देखा देखी उनकी पूरी पार्टी हर चीज़ में तंज करने लगी है। और ऐसा लगता है 10 में से 9 औकात में ऐसा लगता है कि ये हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है। मतलब कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ही चीज़ों से की शिकायतें दबे अल्फाज में कर रहे हैं और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा वो कह क्या रहे हैं। अभी पेट्रोल $86 पर बैरल से कम होकर $68 पर बैरल पे आ गया है, 3-4 दिन हो गए। अच्छा वक्त वो आ गया है कि मुल्क के हुक्मरान सियासतदान ताने देने पे आ गए एक दूसरे को। मतलब हद होती है कि ताने दे रहे हैं घर में दो भाइयों का या दो बहनों का झगड़ा चल रहा है, हल नहीं ढूंढ रहे और तानों पे आ गए। बहरहाल आगे आपसे क्वेश्चन प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। IMF की कड़ी शराइत भी है, महंगाई भी है और मिनी बजट भी आने वाला है, क्या होगा पाकिस्तानियों का? IMF को देखें, IMF में जो भी लोग बैठे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता होगी पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी ये कुव्वत खरीद नहीं है इतनी महंगी बिजली खरीदना, और इतना उनकी जेब में इतनी सकत नहीं है कि वो इतनी महंगी शक्कर खरीदे। वो सब बातें जानते हैं, उसके बावजूद अगर वो हमसे रेट बढ़ाने की डिमांड करते हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। तो असद उमर की जो ओरिजिनल पॉलिसी थी और इमरान खान की जो असल पॉलिसी थी कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, बेहतर था कि वो उसी पे रहते, IMF की तरफ ना जाते। माजी की एक मिसाल मुशर्रफ हमारे सामने है, परवेज मुशर्रफ ने भी IMF की तरफ से लोन नहीं लिए थे, तो ये ना लेते उनका पैकेज और किसी और तरीके से आज सऊदी अरब ने इनको $3 अरब की जो इमदाद दे दी है
रखने के लिए रिजर्व में पैसे $3 अरब देने की मंजूरी दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसी तरीके से अपने दोस्त ममालिक से ही हेल्प ले लेते तो आज पाकिस्तान इतनी मुसीबत में ना फंसा होता। बिजली के बिल, अच्छा, गैस के बिल, ये जो सऊदिया ने मेहरबानी कर दी है, स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे पैसे में? कुछ वक्ती तौर पे बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके रिजर्व में पैसे डॉलर्स आपके पास होंगे तो आपकी करेंसी स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपको, एक अहम बात अभी हमने रिसेंट कल परसों एक बड़ी अहम खबर चल रही थी जो इतना नोटिस नहीं की लोगों ने, कि बाहर से जो गाड़ियां कंप्लीटली बिल्ड जो गाड़ियां आती हैं, इस पे ऊपर अब जाके हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। ये बात काफी टाइम से जो फाइनेंस को, जो इकोनॉमिक्स को लोग समझते हैं, काफी अरसे से शोर मचा रहे थे कि जब आप अपनी करेंसी को स्टेबल करना चाहते हैं तो ये गैर ज़रूरी एक चीज़ है। आप बाहर से 55-60 लाख रुपए की एसयूवी क्यों इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं? और हर महीने 300, 400, 500 गाड़ियां बाहर से आ रही थी, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ कंपनी के कर्ता धर्ता ऐसे भी हैं जो हुक्मरान जमात से बहुत क्लोज हैं, तो ये काफ़ी टाइम से उनको ये छूट दे रखी थी कि आप गाड़ियां मंगाते जाएं। अब उनको होश आया है, किसी ने उनको हिलाया है कि भाई काफी टाइम से आप इन चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, तो परसों शायद ये वजीर खजाना ने हमारे इस पे पाबंदी लगा दी है। ये फैसले इतना सोच सोच के क्यों हो रहे हैं, जब आपने खुद कहा था कि इंपोर्टेड गाड़ियां हम पाकिस्तान में नहीं मंगाएंगे? मशवरे देने वाले ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनके मशवरे देने वाले बहुत ज्यादा हैं और वो सुनते किसी की भी नहीं है। वो सबकी एक मिक्स प्लेट बना के अपना कोई हुक्म सादर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है कि अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको बेहतर करने की तरफ ले जाने में कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, ले जाने की बात करते हैं, चलिए जी इकबाल सांस साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल सांस साहब, हमारा कशकोल बड़ा मजबूत हो गया, अब तो लोहे का है, टूट भी नहीं रहा है। अब तो सऊदीयत ने भी कुछ हमें दे दी है रकम, स्टेबिलिटी भी आएगी, मिनी बजट भी आ रहा है। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ? देखिए, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। देखना तो ये है कि जब हमने IMF के जो नौकर थे वो हमने हमारे जो स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिए, IMF के मुलाजिम जो हमने हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगा दिए, तो उसके बाद पाकिस्तान में स्टेबल होना नहीं था। पाकिस्तान बेसिकली तो IMF की कड़ी शराइत के बाद अब जो इन्होंने गिरवी रखा है पाकिस्तान को, तो जब आप किसी से उधार देते हैं तो उसकी माननी पड़ती है। तो आप इस मैच पर आके पहले तो देखें, आप कहते थे हमारा दिमाग असद उमर है, पता नहीं उसके दिमाग से आप चले नहीं आए, फिर उसका दिमाग खराब था बेचारे का, तो उसके दिमाग को आपने रिफ्यूज किया, फिर आप किसी और दिमाग से चलने लगे। पहले आप IMF के पास जाना नहीं चाहते थे, फिर आप जाने लगे, और आप कहते थे मैं कर्जे नहीं लूंगा, आपने कर्जे लेना शुरू कर दिए। बेसिकली वो जो खान साहब कहते थे ना, मेरे पास 200 लोगों की टीम एक्सपर्ट्स हैं, सब मैं समझता हूँ कि वो सब झूठ था, वो झूठ पर मबनी था। अगर ऐसा होता तो शायद जो खान साहब कहते थे कि मैं बड़ी तैयारी के साथ हूँ चलाने के लिए, वो किधर हैं 200 लोगों के जो एक्सपर्ट्स थे? वो किधर हैं? वो दिमाग PTI के वो लेकिन सर यहाँ एक सवाल है, अगर IMF के पास ना जाते तो क्या डिफॉल्टर ना हो जाते? लेना जरूरी नहीं था क्या इस वक्त? देखिए, किसी ने इनको नहीं कहा था कि IMF के पास ना जाओ, ये खुद कहते थे हम नहीं जाएंगे। इनको किसी ने नहीं कहा था। मुझे बताएं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी क़यादत का कोई स्टेटमेंट है कि IMF के पास ये ना जाए? ये तो खुद कहते थे कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कशकोल नहीं उठाएंगे। तो लेकिन कोई ऐसी बात बगैर स्टडी के करना है जब जिसकी आपको नफी करनी पड़ जाए, तो उससे इनको परहेज करना चाहिए था। तो इन्होंने तो, जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ सना, आपको समझना पड़ेगा कि 200 लोगों का ये दावा करते थे। हाँ साहब हुकूमत में आने से पहले कहते थे जी मेरी तैयारी मुकम्मल है, और कितने लोग खान साहब की हुकूमत की तारीख है जितने इन्होंने चेंजेस किए हैं वो हर डिपार्टमेंट में किए हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वुज़रा हो, उठा पटा इस तरह करने से इसका मतलब ये कि अनप्लान थे, इनके पास कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत चलाने की, और इनके हाथ में मुल्क भेज दिया गया। और चलिए इकबाल सांस साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं सादिक रिजवी साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी से ही स्कैंडल सामने आने लगे बहुत से, मालम जब्बा स्कैंडल हो गया, दूसरे स्कैंडल्स हो गए, रिंग रोड स्कैंडल हो गया, अब शीरी रहमान साहिबा ने एक और बात की है कि कोरोना फंड में भी 40 अरब से जायद की बेजाब्तियों की बात कर रही हैं वो तो, और कह रही कि अभी तो पिक्चर बाकी है। तो आपको लगता है कि अचानक से एक बम फटने वाला है जिसकी पहले से इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके सब कुछ करवा लिया है? सना, ये तो होना है, जब ये अभी तो हुकूमत में है तो ये हाल है, जब हुकूमत छोड़ के जाएंगे, वो तो डिक्लेयर्ड सादिक अमीन है, वो रिवर्स भी हो सकता है, उन पे कोई नया केस आकर उनको सादिक अमीन की जो स्टैंप है वो उससे रिमूव भी की जा सकती है, क्योंकि
जब कोरोना जब 2020 में आया था, उस वक्त ही अगर आपको याद हो तो एक स्कैंडल डॉक्टर जफर के ऊपर शुरू हो गया था कि कोई वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसों का, मतलब जैसे वैक्सीन गायब हैं। तो ऑब्वियसली स्कैंडल्स तो हैं। देखें, पाकिस्तान अगर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होता तो आज हम इतनी परेशानी में ना होते। अगर पाकिस्तान पिछले 3.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट में और इमरान खान की क़यादत में अगर ठीक हो चुका होता तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आ चुका होता, हमें नज़र आ रहा होता। नहीं नज़र आया, चीज़ें बेहतर नहीं हुई, इसका मतलब है कि यकीनन अभी तक वही मामला चल रहे हैं, वही इश्यूज़ हैं। पुलिस में आप अभी भी जाएं, आप बहुत सारे काम रिश्वत देकर अभी भी करा सकते हैं। आपको कोई भी सरकारी काम कराना हो, जो माहौल पहले था अभी भी वही आपके पास माहौल है। तो ये स्कैंडल्स की जो कहानी है, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ शाहिर रहमान साहिबा से कि अभी तो शुरू होंगे। ये जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आना शुरू होगा और इनको ये जो नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर और दूसरी जमातों पर जो इल्जामात लगाते थे, मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये और ज्यादा इस आप तो दलदल बड़ी में फंस न्यूट्रल जाएंगे। बात करते हैं ना, चले एक तरह झुकाव की बात नहीं करते। आपको लगता है 2023 में आगे भी, क्योंकि मेरे पास और भी पीटीआई के रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं अगला इलेक्शन भी हमारा ही है। नहीं, पहले ऐसे कुछ 6-8 महीने पहले तक ऐसा तासुर जरूर था, सियासी हलकों में भी और दूसरे दूसरे कह रहे थे कॉरिडोर कि में 10 भी। साल जो है वो इमरान खान के होंगे। अब मुझे हालात ऐसे नहीं लगते। आपको? बिल्कुल भी नहीं लगते, बिल्कुल। मतलब आप ये समझ लें कि 80-90% तक जो है ना, चीजें पिछले 2-3 महीनों में चेंज हो गई हैं। अब चाहे ठप्पे लगा लो, चाहे सेलेक्ट कर लो, इलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं अब पड़ना। जो हवाएं चलाने वाले जो लोग हैं, अब उनका लगता है कि पीटीआई से और खान साहब से कुछ जो दिल है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा अच्छा, चलें जी, हवाओं के रुख बदल रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आसिफ इकबाल सांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल सांद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि कोरोना फंड में 40 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियां हैं, जिसका हिसाब तलब करने की वो बात कर रही थी। और ये कहनी थी कोरोना फंड में करप्शन का ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या कुछ हाथ लग गया है आप लोगों के? कुछ ऐसा सबूत है जो आगे आने वाला है? देखिए, बात है कि जो मेरे भाई ने भी गुफ्तगू की कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तक आप इंतजार में होते हैं तो चीजें आपकी हिडन होती हैं, आपकी कंट्रोल में होती हैं, आपके पास होती हैं, आप छुपा सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, सारी बातें होती हैं। बात सिर्फ एक कोरोना फंड की नहीं है। अभी तो देखिए, यहाँ पर एंट्री मनसूबा, मलम जब्बा और बीआरटी मनसूबा, और अल्लाह आपका भला करे, जो अद्वियात पे जो स्कैंडल आया था, पेट्रोलियम मसनूआत पे जो स्कैंडल आया था, तो बहुत स्कैंडल से भरी पड़ी इनकी हुकूमत था। ये किस किस स्कैंडल से बचना शुरू करेंगे? देखिए, आपको याद होगा चेयरमैन नैब ने कहा था कि इनकी दुकानें, इनकी किताबें खोलना शुरू करो तो ये हुकूमत रहेगी नहीं, और इनके वज़रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो तो ये हुकूमत चलेगी नहीं। और उसके फौरन बाद एक वीडियो क्लिप आया और उसमें चेयरमैन नैब जो है एहतसाब करते हुए सर से पांव तक नजर आए, और उसके बाद चेयरमैन नैब जो है वो खामोश भी हो गए। तो ये हुकूमत जो है, इन्होंने चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल कर रखा है, इन्होंने दीगर सियासी जमातों को भी थ्रेट कर रखा है, और ये जेल में भेजने के लिए दूसरे लोग तैयार होते हैं। लेकिन सवाल तो ये होता है कि फरिश्तों की हुकूमत है, कोई ऐसा शख्स नहीं है इनका। देखिए, शुगर स्कैंडल आया, अभी तक जहांगीर सिंह ग्रुप जो है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और उन्होंने क्या कर लिया उसका? उन्होंने बार्गेनिंग की, इन्होंने उनको माफ कर दिया। जब जब इनको वोट की जरूरत पड़ी इन्होंने वोट ले लिया। इन्होंने एक केपी में अकलेती रुकन का कत्ल हुआ था, इनके एमपी पर इल्जाम आया, वो एमपी जेल गया। जब इनको वोट की जरूरत पड़ी तो उस एमपी को ये जेल से लाकर हलफ उठाते हैं, फिर उससे वोट ले लेते हैं। अमीन गंडापुर के ऊपर भी एक सियासी कत्ल का मुकदमा है, कभी उनको जेल जाते हुए नहीं देखा, कभी उनको अदालती पेशा भुगतते हुए नहीं देखा। और अगर ये वाकई तहरीक इंसाफ थी और वो इंसाफ करना चाहती है, और ऐसा इंसाफ, देखिए, इंसाफ कहने से नहीं होता, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, बोलने से इंसाफ नहीं होता। अगर इनकी बातों में और इनके कौल और फैल में तजाद ना होता तो शायद मैं कहता 10 साल के आगे 20 साल भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं राइट है, जाते हैं लेफ्ट है, ये कहते हैं सुबह और निकलता है शाम, ये कहते हैं चना निकलती है दाल। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी बात, इनकी कोई एक बात में अगर सलागत नजर आए, कोई एक बात इन्होंने कहा हो, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, तो यहाँ तो घर गिराए जा रहे हैं, नौकरियों से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इन्होंने कहा था गरीबों के लिए मैं रोजगार के मौके फराम करूंगा, बिल्कुल गरीबों के लिए इन्होंने खाना फराम कर दिया। इस मुल्क के गरीब आवाम को इन्होंने मुफ्त खाने पे लगा दिया। इन्होंने जो है मैं आपको क्या बताऊं, यतीम खाने, मिस्किन खाने बनाना शुरू कर दिए। इकबाल सांद साहब, हमें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कोई पॉजिटिव नोट दे दीजिए, कोई आवाम को कोई पैगाम। देखिए, पॉजिटिव नोट मैं आवाम पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए सियासी जमातों की कॉल पर
आप जितनी भरपूर तादाद में निकलते हैं, शायद ये अभी भी नाकाफी, आपको निकलना पड़ेगा और इस नाअहल और नालायक हुकूमत को घर भेजने के लिए, अपनी जान छुड़वाने के लिए, हो सकता है आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की तकलीफ हो, ये तकलीफ उठा लें, हमेशा की तकलीफ से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ थे जी। सादिक रिजवी साहब, एक हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है और आगे फ्यूचर पाकिस्तान का या पाकिस्तान का लीडरशिप का जो क्राइसिस है वो नज़र आ रहा है कि किसको कोई ऑप्शन क्या होगा। जो लोग ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं वो मुतनाज़ा हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे वो मरीम नवाज हों या कोई और, कोई भी किसी भी फिगर को आप ले लें जिस पे थोड़ी बहुत भी होप हो कि हाँ यार ये जीत सकते हैं, इनकी पार्टी में इतनी ताकत है, तो वो मुतनाज़ा हैं। तो लाजमी बात है लीडरशिप क्राइसिस है जिसकी वजह से बिलावल कम है, वो थोड़ी ज्यादा है। ऑब्वियसली वो केसेस में उलझी हुई है, बिलावल का उस तरीके का मामला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मामला मुश्किल हैं और लाजमी बात है कि एक आम आदमी के साथ साथ ताकत में बैठे लोग भी परेशान जरूर हैं। आगे वोट किसको दें फिर अवाम? सोच समझ के दें। सबसे पहली बात तो ये है कि अब एक ऐसे इंसान को भी आजमा लिया है जिस पे लोगों को बहुत उम्मीद थी। पाकिस्तान में इमरान खान के जेन्युइन सपोर्टर्स थे। मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि हर चीज में हम ऊपर वालों को या फरिश्तों को फिर हम ब्लेम जमात नहीं कर इस्लामी को सकते। आजमा लेते हैं। जमात इस्लामी को भी लोगों ने आजमाया है कहीं ना कहीं 70s में, 80s में। अब अगर वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख सके या उस तरीके से अगर अपने आप को मुल्की सिनेरियो में ना इस्टेब्लिश करा सके तो यकीनन उनके अंदर कोई खामी है और अगर वो अपने आप को दोबारा कैदर कर लें तो हो सकता है कि उनका भी कोई चांस बन जाए। बहरहाल चलिए जनाब सादिक रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी किस चीज में है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम महंगाई के जिस दलदल में फंसी हुई है वहां पे कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस मसले का हल ढूंढने की जरूरत है, ना कि सियासी इख्तलाफात करने की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।